नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत महिला के पिता के वारिस भी उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें अनजान नहीं माना जा सकता है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति और आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा 15(1)(d) का संदर्भ देते हुए कहा कि हिंदू महिला के पितृपक्ष के वारिस उन व्यक्तियों का उल्लेख है जो संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं। पीठ ने कहा कि धारा 15(1)(d) में इंगित किया गया है कि पिता के वारिस उत्तराधिकार के तहत कवर है और उत्तराधिकार प्राप्त कर सकते हैं। अगर महिला के पिता के उत्तराधिकार उन लोगों में शामिल है जो संभवतः उत्तराधिकार प्राप्त कर सकते हैं, तो उन्हें महिला के लिए अजनबी या परिवार से अलग नहीं माना जा सकता है। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर लगभग तैयार है। इसका निर्माण 3 साल से कुछ अधिक समय पहले प्रारंभ हुआ था। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने इसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से नायाब नमूना बताते हुए जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर स्टील के ढांचे पर बने 476 मीटर लंबे इस ब्रिज का फोटो शेयर किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर मार्बल इन मेकिंग, भारतीय रेलवे एक और इंजीनियरिंग मील का पत्थर हासिल करने की राह पर है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा। इंद्रधनुष के से आकार के ब्रिज रेलवे के उस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कल यानी शुक्रवार को सूरत में रोड शो करेंगे। सूरत नगर निगम के लिए हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी बनी है। अरविंद केजरीवाल कल सुबह 8:15 बजे सूरत पहुंचेंगे और फिर सर्किट हाउस जाएंगे। सुबह 11 बजे सरकारी सर्किट हाउस में केजरीवाल का भाषण होगा। दोपहर 3:30 बजे मानगढ़ चौक से रोड शो शुरू होगा जो शाम 5 बजे तक तक्षशिला कॉम्प्लेक्स वारछा रोड तक चलेगा। यह 7 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। रोड शो के अंत में अरविंद केजरीवाल का भाषण होगा। रसोई गैस और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मायने में अलग रही कि इसमें रसोई गैस और पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के विरोध स्वरूप कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और विनीत पुनिया ने सिलेंडर पर बैठकर मीडिया से बात की। गौरतलब है कि रसोई गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपए की वृद्धि को लेकर 15 फरवरी को भी कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिलेंडर के साथ संवाददाता सम्मेलन में पहुंची थी और सरकार से बढ़ी कीमतें तत्काल वापस लेने की मांग की थी। केंद्र सरकार देश में डिजिटल कंटेंट को नियमित करने वाले कानून ला रही है और ये कानून अगले 3 महीने में लागू करेगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों के लिए भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया भारत में बिजनेस करे लेकिन डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक गाइडलाइन बनाइए। फेक न्यूज और सोशल मीडिया को लेकर संसद में भी इसको लेकर चिंता जताई गई। सोशल मीडिया को लेकर शिकायत आती थी, गलत तस्वीरें दिखाई जा रही है, सोशल मीडिया पर बहुत कुछ आ रहा था। डिजिटल कंटेंट और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्मों को नियमित करने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में कड़ा ओवरसाइट मैकेनिज्म शामिल होगा जिसमें कई मंत्रालयों का योगदान रहेगा। इसके अलावा एक आचार संहिता भी होगी जो भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को प्रभावित करने वाले और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकने वाले कॉन्टेंट को प्रतिबंधित करेगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियम 2021 में पहली बार बताया गया है कि डिजिटल न्यूज संगठनों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों तथा OTT स्ट्रीम सेवाओं को सरकार द्वारा कैसे नियमित किया जाए। टूलकिट मामले में आरोपी शांतनु मुलुक को पटियाला हाउस कोर्ट ने गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन दे दिया है। शांतनु को 9 मार्च तक सुरक्षा मिली है। तब तक दिल्ली पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इसके पहले महाराष्ट्र के कोर्ट ने उन्हें ट्रांजिट अंतरिम जमानत दी थी। शांतनु की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। आरोपी शांतनु के वकील ने कोर्ट से बताया कि उन्हें दिल्ली पुलिस का जवाब अभी मिला नहीं है और उन्हें 7 दिन का और अतिरिक्त समय चाहिए। उन्होंने कहा कि जब भी पुलिस आरोपी शांतनु को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो वो हाजिर होते हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स केट ने जीएसटी नियमों की समीक्षा की मांग करते हुए शुक्रवार यानी कल भारत व्यापार बंद का आह्वान किया है। इस दिन देश भर के बाजार बंद रहेंगे और कोई भी व्यापारिक गतिविधियां नहीं होगी। देश के सभी राज्यों में व्यापारिक संगठनों ने व्यापार बंद में शामिल होने का निर्णय लिया है। दिल्ली में भी अधिकांश व्यापारिक संगठनों ने व्यापार बंद में शामिल होने का फैसला किया है। जीएसटी के नियमों में हाल ही में हुए अनेक संशोधनों को व्यापार के प्रतिकूल बताते हुए तथा ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन पर तुरंत प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर केट ने भारत व्यापार बंद का आह्वान किया है।
भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 16,738 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,10,46,914 हो गई है। देश में करीब एक महीने बाद एक दिन में 15,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। मंत्रालय की ओर से बृहस्पतिवार सुबह यानी आज 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 138 और मरीजों की वायरस से मौत हुई है, जिससे मृतकों की संख्या भी बढ़कर 1,56,705 हो गई है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज के लिए गाइडलाइन जारी की। सरकार ने कहा कि आलोचना और सवाल उठाने की आज़ादी है, पर सोशल मीडिया के करोड़ों यूजर्स की शिकायत निपटाने के लिए भी एक फोरम होना चाहिए। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया पर अगर कोई गलत कंटेंट डाला जाता है तो उसे 24 घंटे के भीतर हटाना होगा। यह पता होना बहुत जरूरी है कि गलत ट्वीट या कंटेंट पहली बार किसने पोस्ट किया। लंबे समय बाद एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच रिश्तों को सुधारने की कवायद शुरू हो गई है। बुधवार को दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की बैठक हुई। इसमें तय हुआ कि 24-25 फरवरी की रात से ही उन सभी पुराने समझौतों को फिर से अमल में लाया जाएगा जो समय समय पर दोनों देशों के बीच हुए हैं। हॉटलाइन पर बातचीत के दौरान सीज फायर उल्लंघन, युद्ध विराम, कश्मीर मुद्दे समेत कई समझौतों पर चर्चा की गई है। दोनों देशों ने लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात को लेकर भी समीक्षा की। इसके बाद भारत और पाकिस्तान ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया। समुद्र में नाव की सवारी करते हुए राहुल गांधी ने जब देखा कि मछली पकड़ने के लिए जाल डालने के बाद कुछ मछुआरे समुद्र में छलांग लगा रहे हैं, तब उन्होंने भी छलांग लगा दी। इस दौरान राहुल गांधी के साथ मौजूद रहे कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि राहुल गांधी हमें बताए बगैर ही पानी में उतर गए। हम सभी दंग रह गए, लेकिन वह बहुत सहज दिख रहे थे। वह करीब 10 मिनट तक पानी में रहे। राहुल एक अच्छे तैराक हैं। राहुल नीली टी शर्ट और खाकी ट्राउजर पहने ही समुद्र में कूद गए। देश में योग की अहमियत को समझा जाने लगा है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी अपनी लाइफस्टाइल में योग को शामिल करने पर जोर देते हैं। आईपीएस ऑफिसर दीपांशु काबरा ने हाल ही में सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में एक लड़की का गजब का योग कर रही है। उसकी साधना देखकर कोई भी हैरान रह जाए। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर सोशल मीडिया पर खासी एक्टिव रहती है और अपने विचार रखती है। कई बार एक्ट्रेस को ट्रोल का सामना करना पड़ता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। सोनम कपूर ने हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन को लेकर सवाल किया, जिसके बाद वो ट्विटर पर ट्रोल हो गई। दरअसल सोनम कपूर ने अपने ट्वीट में यह पूछा कि सोनम कपूर के इस ट्वीट पर यूजर्स खूब रिएक्शन दे रहे हैं। सोनम कपूर ने लिखा कि क्या कोई मुझे बता सकता है कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स भारत में कैसे वैक्सीन लगवा सकते हैं और ये कब उपलब्ध है? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। हर किसी से अलग चीज़ सुनने को मिल रही है। मैं वास्तव में उनके लिए चाहती हूँ। सोनम कपूर के इस ट्वीट पर कुछ लोग उन्हें ट्रोल करते हुए सरकारी साइट पर चेक करने और साथ ही न्यूज़ देखने की सलाह दे रहे हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।